नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 हिंदी ब के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक स्पर्श पे पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां का झेन की देन प्रसंग ले रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम झेन की देन प्रसंग से संबंधित MCQ यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और उससे पहले हम पूरे पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे और जो भी पाठ में लेखक ने कहना चाहा है या जिस चीज़ को उसने बताना चाहा है उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के आरंभ से अंत तक। तो चलिए हम आरंभ करते हैं झेन की देन, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। इसका जो सेकंड पार्ट है गिन्नी का सोना, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम पतझड़ में टूटी पत्तियां झेन की देन के बाकी प्रश्नोत्तर यानी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर और जो भी मूल्यपरक प्रश्नोत्तर है उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं झेन की देन। बच्चों, झेन की देन यह एक ऐसा प्रसंग है जिसमें लेखक ने आज के समय में जिस तरह से मनुष्य मानसिक रोग से ग्रस्त होता जा रहा है और जिस तरह से उसका जीवन तनावपूर्ण होता जा रहा है, उन सब से निजात पाने के लिए एक तरह से मेडिटेशन या ध्यान की पद्धति पर बल दिया है। झेन की देन जापान के लोगों के लिए एक विशेष देन है और वह विशेष देन क्या है और क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी, इसको हम इस प्रसंग के अंतर्गत जानेंगे। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? मानसिक। उसने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, मैंने कुछ शब्द हैं, कुछ प्रसंग हैं जिन्हें मैंने अलग अलग रंगों से चिन्हित किया है और आप इनमें देखेंगे नंबर्स भी मैंने डाले हुए हैं, 1 2 3 4 इस तरह से संख्या भी डाली हुई हैं। तो उन सबको मैं आपको समझाते हुए चलूँगी। और बच्चों, जापान में यहाँ पर जो पाठ है वो एक तरह से वर्णन करते हुए, अपना अनुभव बताते हुए लेखक ने आरंभ किया है। किसी तरह की कोई भूमिका नहीं बांधी है क्योंकि ये एक प्रसंग है, लेखक का अपना एक अनुभव है। तो उस अनुभव को उसने यहाँ पर बिल्कुल अपने जिस तरह से उसने उस चीज़ का अनुभव किया उसे यहाँ उसी रूप में प्रस्तुत किया है। तो लेखक, जैसे कि जापान में से स्पष्ट है कि लेखक जापान गए थे अपनी एक यात्रा के दौरान और वहाँ पर उनके एक मित्र ने उनका स्वागत सत्कार किया और मित्र के साथ वो रहे। तो वहाँ पर उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं और मित्र ने जवाब दिया, मानसिक। मानसिक यानी मन से संबंधित बीमारियाँ। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, यानी यहाँ के जापान के 80% लोग मनोरुग्ण यानी मानसिक रोग से बीमार हैं, ग्रस्त हैं। अब लेखक ने पूछा, इसकी क्या वजह है? बेटा, ये जो मैंने यहाँ पर रंगीन उसमें इंक में लिखे हैं या उनको चिन्हित किए हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जापान में किस तरह के रोग से लोग ग्रस्त हैं। तो आप कह सकते हैं मानसिक रोग से। अच्छा, कितने प्रतिशत लोग इस रोग से ग्रस्त हैं? तो आप कह सकते हैं 80%। मतलब ये शब्द रंगीन करने का कारण यही है कि आपका ध्यान उन पर जाए और आप उन शब्दों को, उन प्रसंगों को याद रख सकें। अब लेखक ने जब उनसे, अपने मित्र से पूछा कि मानसिक रोग, 80% मानसिक रोगी होने का कारण क्या है, तो लेखक के मित्र कहने लगे। अब बच्चों, नंबर देखना, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जापान में मानसिक रोग बढ़ने के या मानसिक रोगी होने के कारण क्या हैं। तो आप इनको पॉइंट में या आप उनको बुलेट के रूप में, बिंदु के रूप में उत्तर दे सकते हैं, जो मैंने यहाँ संख्या के रूप में दिए हुए हैं। जैसे पहला है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। लेखक के मित्र ने क्या बताया कि मानसिक रोगी होने का पहला कारण है कि यहाँ के लोगों के जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यानी यहाँ का जीवन बहुत तेज़ गति से चलने लगा है। दूसरा है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। मतलब यहाँ पर किसी को भी रुक कर एक दूसरे से बात करने की फुर्सत नहीं है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति दौड़ रहा है। और तीसरा कारण है, कोई बोलता नहीं, बकता है। आपस में बात करने के लिए भी समय नहीं है। अगर उन्हें एक दूसरे से हाय हेलो भी करनी हो तो वो दौड़ते दौड़ते, चलते चलते बोलते चले जा रहे हैं, जो कुछ किसी को समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है।
हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, और क्योंकि जब आप किसी से मिलते नहीं हैं, किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं, तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि आप अकेले रह जाएंगे। तो अकेलेपन में यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, यानी अपने आप से ही बातचीत करते रहते हैं। तो हम यहाँ जापान के लोगों का मनोरुग्ण होने का जो कारण है उसमें कुछ कारण जैसे बताए, पहला कारण हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, दूसरा यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, तीसरा कोई बोलता नहीं बकता है, चौथा कारण है हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, और पांचवा है अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। बच्चों, प्रतिस्पर्धा का अर्थ है प्रतियोगिता, होड़, यानी हम उसके साथ यहाँ के लोग कंपटीशन करने लगे हैं। ये देश जो है अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में लगा है। तो इसी होड़ की वजह से क्या होता है, 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो मानसिक रुग्ण होने का कारण जो है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई कारण हैं, और मैंने यहाँ 6 कारणों को यहाँ चिन्हित किया है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर आपसे ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो आप ये सारे पॉइंट्स बिंदु रूप में दे सकते हैं। तो बच्चों, अब समझ में आया यहाँ पर अलग से चिन्हित करने का कारण क्या है। तो आप पाठ पढ़ने के साथ साथ उसके प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करते जाएंगे और प्रश्नोत्तर भी समझते जाएंगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। अब बच्चों, यहाँ पर लेखक के मित्र बताते हैं कि मानसिक रोगी होने के कारण ये कारण हैं, और वैसे भी यहाँ के लोग जो हैं अपने दिमाग को स्पीड के इंजन की तरह तेज़ी से दौड़ाते हैं। यानी जैसे स्पीड का इंजन गाड़ी में लगा हो तो गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ती है, और जब वो आवश्यकता से अधिक चल जाती है, दौड़ती है, तो फिर वो एकदम इंजन टूट जाता है। वही हाल यहाँ के लोगों का है कि ये लोग आवश्यकता से अधिक काम और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, अपने आप को आराम नहीं देते हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं, जिसकी वजह से जो इनके दिमाग में स्पीड का इंजन यानी एक प्रतिस्पर्धा की जो होड़ है, जो होड़ की एक बात जो इनके दिमाग में बैठी हुई है, उसकी वजह से जब इनके दिमाग की रफ्तार कम हो जाती है तो क्या होता है कि एक समय आता है कि वो इंजन टूट जाता है, यानी ये पूरी तरह से तनावग्रस्त होकर मनोरुग्ण हो जाते हैं। यही कारण है इनसे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया कि यहाँ के लोग किस रोग से ग्रस्त हैं। कहाँ के लोग? जापान के लोग किस रोग से ग्रस्त हैं? मानसिक रोग से। और कितने प्रतिशत लोग मानसिक रोग से ग्रस्त हैं? 80% लोग। फीसदी मतलब प्रतिशत। और किन कारणों की वजह से मानसिक रोग से ग्रस्त है ये मैंने आपको यहाँ सारा बता दिया है। ये 6 कारण हैं, और साथ ही ये भी बताया है कि यहाँ के लोग अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगाकर चलते हैं, यानी हर समय, हर पल, हर क्षण उनके दिमाग में बस काम 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 और अमेरिका से आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है, जिसकी वजह से उनका दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है और फिर वे मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। अब लेखक के मित्र शाम को उन्हें एक टी सेरेमनी में ले गए। ये टी सेरेमनी क्या है? चाय पीने की एक विधि है, और जापानी में इसे क्या कहते हैं? चा नो यू। तो बच्चों, इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। पहला ये कि शाम को लेखक के मित्र लेखक को कहाँ ले गए? तो शाम को लेखक के मित्र लेखक को टी सेरेमनी में ले गए। अच्छा, टी सेरेमनी किसे कहते हैं? टी सेरेमनी एक चाय पीने की विधि को कहते हैं, और जापानी में इसे क्या कहते हैं? जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। या चा नो यू किस भाषा में किसे कहते हैं? तो चा नो यू जापानी में टी सेरेमनी को कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3-4 प्रश्न इससे बन गए। अब आगे है, वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। अब बच्चों, ये उस इमारत का वर्णन है जहाँ पर टी सेरेमनी होती है, यानी जापान में जहाँ चाय पीने की एक विधि यानी चा नो यू होता है, चाय पीने की एक विधि टी सेरेमनी होती है, वो एक सामान्य जगह नहीं होती है, बल्कि वो कुछ हटकर, अलग हटकर, क्योंकि वह एक मानसिक तनाव से मुक्त करने की जगह है, तो वह सबसे अलग हटकर एक जगह है जिसका वर्णन यहाँ किया गया है कि सबसे पहले तो वह एक 6 मंजिली इमारत थी जहाँ पर लेखक उसके मित्र उसको लेकर गए, जिसकी छत पर, मतलब ये 6 मंजिली इमारत के अंदर नहीं थी ये चाय पीने की विधि यहाँ से नहीं होती थी, बल्कि उसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की ज़मीन वाली, यानी जो एक गत्ते की जैसे दीवार होती हैं
उस तरह से दफ्ती की दीवार, सीमेंटेड दीवार नहीं बल्कि दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की ज़मीन वाली, यानी ज़मीन पर भी कोई फर्श मार्बल का या फिर टाइल्स का नहीं बल्कि चटाई का फर्श से बनी एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी होता है तिनकों से बनी कुटिया, पर्ण मतलब तिनके, जैसे हम झोपड़ी देखते हैं तो उसकी का एक सुंदर रूप पर्णकुटी कहलाता है। तो पर्णकुटी थी, बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था और उस पर्णकुटी के बाहर क्या रखा था? बेढब सा। बेढब का अर्थ होता है जिसका आकार टेढ़ा मेढ़ा सा हो, यानी सही आकार वाली नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े आकार वाला एक मिट्टी का बर्तन था। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। अब बच्चों ये देखिए, सबसे पहले तो ये कि शाम को लेखक के मित्र उन्हें एक टी सेरेमनी में ले गए जिसे चाय पीने की विधि कहते हैं और जापानी में जिसे चानोयू कहते हैं। अब ये टी सेरेमनी कहाँ होती है उसका वर्णन किया गया कि एक 6 मंजिली इमारत के छत के ऊपर दफ्तों की दीवारों वाली और ततामी की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी होती है। अच्छा, उस पर्णकुटी के बाहर क्या रखा था? बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन। ये बच्चों मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं इसमें आपको कि लेखक के मित्र उन्हें कहाँ ले गए। अच्छा, जहाँ ले गए वह कैसी इमारत थी या वह किस उस जगह का वर्णन कीजिए, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए तो आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, उस पर्णकुटी के बाहर क्या रखा था? तो बाहर एक बेढब सा मिट्टी का बर्तन रखा था, उसमें क्या भरा हुआ था? उसमें पानी भरा हुआ था। ये सब आपके एक एक नंबर के जो आपके MCQ हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं और विस्तार रूप में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वहाँ जाके उस पानी से लेखक उसके मित्र ने क्या किया? उन्होंने अपने हाथ पांव धोए, तौलिए से हाथ पांव पोछे और अंदर चले गए। अंदर कौन बैठा हुआ था? अंदर एक चाजीन बैठा था। चाजीन जो है ये जापानी में सेवक को कहा जाता है, जो वहाँ पर उनका स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं। तो हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने प्रणाम किया। अब जब लेखक और उसके मित्र उस टी सेरेमनी में गए तो वहाँ चाजीन ने सबसे पहले क्या किया? तो चाजीन उन्हें देखकर खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उनका स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया और फिर अब देखिए, फिर मैंने यहाँ नंबर दिए हैं। दो झो जापानी में कहते हैं आइए तशरीफ़ लाइए को। तो उसने अपनी जापानी भाषा में कमर झुका के प्रणाम करके कहा दो झो, यह कहकर उनका स्वागत किया। फिर उन्हें बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी सुलगाई। अंगीठी एक तरह का चूल्हा होता है जिस पर खाना पीना बनाया जाता है। तो उसने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ़ किए। तो ये जो मैंने 5-6 काम बताए हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाजीन ने कौन कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से की। गरिमापूर्ण ढंग से मतलब बहुत ही सुंदर अंदाज में, बहुत ही सुंदर तरीके से उसने कौन कौन से कार्य किए। तो उसने वहाँ पर आए लेखक और उनके मित्र का पहले तो खड़े होकर स्वागत किया, कमर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और दो झो कहकर उन्हें अंदर बिठाया। फिर उन्हें बैठने की जगह दिखाई, फिर अंगीठी सुलगाई, फिर उस पर चायदानी रखी। सुलगाना का अर्थ होता है जलाना। अंगीठी जलाई, फिर उस पर चायदानी रखी। जैसे हम घर में गैस जलाते हैं वैसे उसने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी यानी चाय बनाने का बर्तन रखा और बगल के कमरे से यानी साथ वाले कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ़ किए। और ये सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। मतलब उसने ये सभी काम बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी शोर शराबे के बहुत ही प्यार से और बहुत ही सुंदर तरीके से किए कि उसके हर कार्य करने के ढंग से ऐसा लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो, मानो चारों तरफ उसकी जय जयकार हो रही हो, उसके इस सुंदर कार्य करने के तरीके की प्रशंसा हो रही हो। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। बच्चों, ये अब विशेषता आ रही है वातावरण की कि लेखक के मित्र जहाँ लेखक को लेकर गए वहाँ का वातावरण कैसा था। तो वहाँ का वातावरण कैसा था? शांत था। और कितना शांत था? इतना शांत था कि वहाँ पर जो अंगीठी पर चायदानी का बर्तन यानी जिसमें चाय का पानी उबल रहा था, खदबदाना यानी पानी का उबलने की आवाज़, तो उस
वातावरण में उस पानी के खदबदाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जैसे अक्सर कहा जाता है ना क्लास में, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, यानी इतनी शांति हो कि अगर एक पिन भी फर्श पर गिरे तो उसकी आवाज़ सुनाई दे। तो यहाँ पर भी इतनी शांति थी कि चाय जो उबल रही थी, चाय का पानी जो उस अंगीठी में उबल रहा था, उसके उबलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। तो बच्चों, इसमें हमने क्या सीखा कि सबसे पहले कि लेखक के मित्र उसे कहाँ ले गए, दूसरा जहाँ ले गए उसे क्या कहा जाता है जापानी में, तीसरा जिस जगह पर ले गए थे यानी टी सेरेमनी के लिए ले गए थे तो वहाँ का वातावरण कैसा था यानी शांत था, और वहाँ की इमारत या वहाँ की जो जगह थी उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये आपने पर्णकुटी वाला बताना है। फिर वहाँ पर यह है कि उस पर्णकुटी के अंदर कौन बैठा था, चाजीन बैठा था, उसने लेखक और उसके मित्र के साथ कैसा व्यवहार किया और किस तरह उनका स्वागत सत्कार किया, तो ये सारा आपने बताना है। अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि चाजीन ने जितने भी कार्य किए वो कौन कौन से कार्य थे उनके विषय में बताइए, और वो कार्य किस तरीके से किए यानी गरिमापूर्ण तरीके से किए। तो ये सारे आपको इस पार्ट में समझ में आ गया होगा। इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। अब बच्चों ये देखिए, वो 6 कार्य हमने वहाँ बताए, 7वां कार्य उसने क्या किया चाजीन ने, कि उसने जब चाय बन गई तो उन चाय को प्यालों में भरा और वे प्याले फिर लेखक और उनके मित्र के आगे रख दिए। लेखक अपने 2 मित्रों के साथ वहाँ गए थे। तो इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। अब ये जो टी सेरेमनी है जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस विधि की मुख्य बात क्या होती है, तो आप उत्तर लिखेंगे इस विधि की मुख्य बात शांति होती है। यानी यहाँ पर शांति सबसे मुख्य विशेषता है कि इस जगह पर कोई शोर शराबा नहीं होता, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, और इसीलिए शांति होती है। इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोगों को एक समय में प्रवेश नहीं दिया जाता। तो वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। आदमी मतलब इंसानों को, चाहे वो औरत हो सकते हैं, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन 3 से अधिक लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता है। प्याले में भी 2 घूंट से अधिक चाय नहीं होती, और जो प्याला चाय दी जाती है, जैसे घर में तो हम कप भर के चाय लेते हैं या मग भर के हम अपनी कॉफ़ी लेते हैं, वहाँ पर 2 घूंट यानी 2 सिप से अधिक चाय नहीं होती एक कप में, और उन 2 घूंट चाय को होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीना होता है। यानी वो 2 घूंट चाय को भी आपने एक एक बूंद करके 1.5 घंटे तक, करीब 1.5 घंटे तक उस चाय का आनंद लेना होता है। बच्चों, क्योंकि यहाँ पर लेखक मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए अपने मित्र के साथ आया था, और उनका मित्र भी उन्हें ये बताता है कि जो जापान के लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, तो वो अपने आप को उस तनाव से मुक्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शांति प्रमुख होती है, यानी यहाँ के स्थान की जो मुख्य विशेषता है वो है साइलेंस, शांति। यहाँ पर इसीलिए 3 से अधिक लोगों को एक समय में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। और दूसरी मुख्य बात क्या है कि जो प्याले में चाय सर्व की जाती है वो 2 घूंट से अधिक नहीं होती है। एक व्यक्ति को 2 घूंट से अधिक चाय नहीं दी जाती है। तीसरी शर्त क्या है कि उस 2 घूंट चाय को एक एक बूंद करके करीब 1.5 घंटे में समाप्त करना होता है। यानी चाय पीने की जल्दी नहीं होती। चाय पीना एक बहाना है। चाय पीने के माध्यम से वो अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए यहाँ आते हैं। तो इसलिए करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, मतलब लेखक को बड़ा अजीब लगा कि ये 2 घूंट चाय उसको भी बूंद बूंद करके 1.5 घंटे तक पी रहे हैं। तो पहले 10-15 मिनट तो लेखक उलझन में पड़ गया। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में जो तनाव था, जो बाहर की भागदौड़ देखकर वो तनावग्रस्त हो रहा था, वो धीरे धीरे उसकी रफ्तार धीमी हो रही थी, और थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई, और थोड़ी देर में उसे लगा जैसे उसने सोचना बंद कर दिया है।
मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। मुझे यहाँ कौन है? लेखक। और लेखक को ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी अनंत काल में, मतलब बिल्कुल एक सुनसान, एक शांत उसमें काल में बहुत पहले से जैसे जी रहा है। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा, मतलब ऐसी शांति उसे महसूस होने लगी कि जैसे सन्नाटा भी वहाँ पर, जैसे मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस बताया कि पिन के गिरने की आवाज़ भी, पर उसे सन्नाटा, मतलब इतनी शांति थी कि उस शांत वातावरण में शांति की भी उसे आवाज़ सुनाई देने लगी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मनुष्य है, हम या तो गुजरे हुए दिन यानी जो बीत गया है, अतीत की खट्टी मीठी यादों में कि हाय बचपन कैसा था, कितना सुंदर था, कितना मनोहर था, कोई चिंता नहीं थी, तो हम अक्सर गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं, या फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या हैं। लेखक का मानना है कि वास्तव में ये दोनों ही काल यानी दोनों ही समय, भूत और भविष्य, दोनों ही मिथ्या है यानी असत्य हैं, झूठे हैं। क्यों असत्य हैं? वो लेखक कहते हैं क्योंकि एक चला गया है और दूसरा आया नहीं है। यानी जो अतीत है वो तो चला गया है और जो भविष्य है वो अभी आया नहीं है। तो जो चला गया है उसको हम दोबारा नहीं ला सकते, और जो आया नहीं है उसके बारे में सोचकर हम अपना समय क्यों गंवाएं। तो हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या बताना चाह रहा है कि वर्तमान काल ही सत्य है। इसलिए बच्चों, अब आज जो समय आपके हाथ में है उस समय को व्यर्थ ना गंवाओ, उसमें अपना जीवन जियो, उसमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास करो। आप लक्ष्य के बारे में सोचो ज़रूर, लेकिन उसमें अपना पूरा जीवन मत बिताओ, यानी उस सोच में ही डूबे मत रहो। हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना ज़रूरी है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए वर्तमान को जीना होगा। तो इसीलिए वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। यह लेखक का इस प्रसंग के माध्यम से मुख्य संदेश है। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए थे, केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। तो बस उस दिन लेखक को भी एहसास हुआ कि हम जो भूत और भविष्य में पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं, वे सब व्यर्थ है, मिथ्या है। हमें अपने वर्तमान को जीना चाहिए और भूत और भविष्य दोनों ही व्यर्थ हैं। इसलिए इन दोनों कालों को दिमाग से निकाल देना चाहिए। और उस दिन लेखक को यह पता चला कि केवल वर्तमान क्षण सामने था वही सत्य है और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। वास्तव में लेखक को जिंदगी का वास्तविक मायना जो है, असली मायने उस दिन पता चले। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को, और जापानियों को यह झेन की बहुत बड़ी देन मिली है। यानी कि जापानियों को यह बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी नियामत मिली है कि वे अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं। ये कौन सी देन मिली है? वर्तमान क्षण में जीने का सत्य जो जाना उन्होंने इस चाय की विधि से। तो उनको टी सेरेमनी के रूप में, चानो यू के रूप में एक बहुत बड़ी देन मिली है, जिसके माध्यम से उन्होंने जीवन के सत्य को, वर्तमान क्षण के सत्य को पहचाना है। तो बच्चों, ये हमने पतझड़ में टूटी पत्तियों के दूसरे प्रसंग यानी झेन की देन को समझा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रसंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें जो मैंने बीच बीच में प्रश्न पूछे हैं और जो मैंने इसमें रंगीन करके चीज़ें बताई हैं वो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। अब हम जल्दी से इस पूरे प्रसंग से संबंधित जितने भी बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर और साथ ही जो मूल्यपरक प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, चलिए हम बहुवैकल्पिक प्रश्न देख लेते हैं। तो बच्चों, पहला वैकल्पिक प्रश्न है, जापान में लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती हैं? इसका सही उत्तर है मानसिक। दूसरा प्रश्न है, जापान में कितने फीसदी लोग मनोरुग्ण हैं? उत्तर है 80%। तीसरा बहुवैकल्पिक प्रश्न है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। यह वाक्य किसने किससे कहा? सही उत्तर है मित्र ने लेखक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड का इंजन किसे कहा गया है? उत्तर है दिमाग की रफ्तार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रोग बढ़ने के क्या कारण बताए गए हैं? उत्तर है अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना, दिमाग में स्पीड का इंजन लगना, महीने के काम को एक दिन में करने की कोशिश करना, ये सभी कारण मानसिक रोग बढ़ने के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का मित्र शाम को उसे कहाँ ले गया? इसका सही उत्तर है टी सेरेमनी में। नेक्स्ट, टी सेरेमनी क्या है? टी सेरेमनी चाय पीने की एक विधि है। टी सेरेमनी को जापान में क्या कहते हैं? टी सेरेमनी को जापान में चानोयू कहते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, तौलिए से बर्तन किसने साफ किए? सही उत्तर है चाजीन ने। नेक्स्ट, वहाँ का वातावरण कैसा था? यानी जो टी सेरेमनी जहाँ होती है वहाँ का वातावरण कैसा था? तो इसका उत्तर है शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सेरेमनी की इमारत कितनी मंजिली थी? तो सही उत्तर है 6 मंजिली। हमारा अगला प्रश्न है, पर्णकुटी कहाँ बनी हुई थी? पर्णकुटी 6 मंजिली इमारत की छत पर बनी हुई थी। पाठ व लेखक का नाम बताइए। तो पाठ है झेन की देन और लेखक है रविंद्र केलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से हम किन बातों में उलझे रहते हैं? सामान्य रूप से हम खट्टी मीठी यादों में, यानी हमारे पुराने दिनों की जो खट्टी मीठी यादें होती हैं उसमें हम उलझे रहते हैं। लेखक ने किस समय को मिथ्या कहा है? इसका सही उत्तर है लेखक ने भूत और भविष्य काल को मिथ्या कहा है। नेक्स्ट, झेन परंपरा की जापानियों को सबसे बड़ी देन क्या है? तो झेन परंपरा की जापानियों को सबसे बड़ी देन है वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाना। और बच्चों झेन परंपरा क्या है? झेन परंपरा क्या है? टी सेरेमनी। टी सेरेमनी में वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाना, ये जापानियों को सबसे बड़ी देन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, लेखक को वर्तमान क्षण कैसा लगा? इसका सही उत्तर है अनंत काल जैसा विस्तृत। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा झेन की देन प्रसंग। उसको हमने बहुत अच्छे से व्याख्यायित भी किया और साथ ही जो प्रश्न बनते थे उनके उत्तर भी बताए और साथ ही हमने बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा की। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और बच्चों यदि आपको सच में मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, जो लोग आज नए हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको हृदय से धन्यवाद। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।